वेलकम क्लास 12th। तो नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग देखें। कल हम लोगों ने देखा था क्या, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था। उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकाले थे। क्या निकाले थे एक्सप्रेशन? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था कि कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी हाउ मच, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी व्हेन nothing is filled inside it, no dielectric constant is there, no dielectric medium is there। एंड दूसरा हमने उसी को देखा था कि अगर कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी आएगा, वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट टॉपिक्स देखा था। और चूंकि इसकी ज़रूरत अभी तुरंत की तुरंत पड़ेगी हम लोगों को, इस वजह से हमने एक्सप्रेशन में लिख दिया। चलिए, तो सीक्वेंस वाइज हम चूंकि देख रहे हैं, जो भी न्यूमेरिकल बीच बीच में एग्जांपल में आ रहा है उसको भी हम लेकर के ही चल रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब जरा सा इसके आगे दिख रहा है मेरे को एग्जाम्पल 2.5। तो एग्जाम्पल 2.5 हम लोग देखते हुए आगे की तरफ चले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक देयर इज अ स्लैब और स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको ऐसे समझिए, छोड़िए, हटाइए। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका एरिया वगैरह सब पैरेलल कैपेसिटर है। इसमें एक स्लैब को डाल दिया गया है ना, एक स्लैब डाल दिया जाता है जिसका एरिया वैसा ही है जैसा पैरेलल प्लेट्स का है। इस पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इस पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा। डेफिनेटली इस पर इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक के हिसाब से इधर में नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, जो इसके इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर जाएगा। और ये कह रहा है कि अगर डी थिकनेस है, किसका थिकनेस नहीं है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये कह रहा है कि ये जो स्लैब है वो 3/4 ऑफ द थिकनेस है। तो 3/4 ऑफ द थिकनेस, 3/4 भाग जो है सो क्या किससे भर गया है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर गया है। ठीक है जी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर गया है। और बाकी जो है ना, बाकी जो है वो d/4 पोर्शन, मतलब 3/4d अगर हटा देते हैं तो पूरे d में से अगर d - 3/4d करेंगे तो ये 1/4 ऑफ d बचेगा, 1/4 ऑफ d बचेगा। तो रिमेनिंग मान ये कौन सा इलाका होगा जिसमें वैक्यूम है या एयर है, वैक्यूम है या एयर है, मान जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट नहीं है। तो दो तरह की बात हो गई है ना। तो देखा जाए तो क्या होगा, देखा जाए तो क्या होगा कि अब ये पूछ रहा है कि हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस किस तरीके से चेंज होगा। तो कैपेसिटेंस के चेंज होने का पैटर्न को हम लोगों को क्या करना है, समझना है। ठीक है, हम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ है, इस जगह पर है, इसको हम लोग E0 कह ले रहे हैं, और जो यहाँ है उसको E कह ले रहे हैं, मतलब जहाँ कोई मीडियम नहीं है। तो अगर E0 की बारी आती है तो ये V0/d होगा। क्यों होगा V0/d, क्यों होगा V0/d? वो इसलिए होगा कि E = dV/dx होता है। बार बार मैं ये बात को दोहराता हूँ, है ना। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, E कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में E की वैल्यू V/x ही आ जाएगा। ठीक है ना, V/x ही आ जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल 0 हो, इनिशियल पोजीशन 0 हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अगर मैथमेटिकली हम लोग करने के लिए चले तो ये V/x आ जाएगा, दोनों अगर कांस्टेंट है तो। ठीक है जी, है ना। देखो ना, अगर जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है तो मैं बता दूं, तो dV = E dx होगा। E बीइंग कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन ऑफ dV, इंटीग्रेशन ऑफ dV, E कांस्टेंट है, E को बाहर रखिए,
ये डी एक्स, तो डी वी का इंटीग्रेशन भी, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो ई इजकल टू वी बाई एक्स। ये रफली आप देख सकते हैं कि ई की वैल्यू वी बाई एक्स होगी। तो ऐसे में ई नॉट की वैल्यू भी क्या होगा, वी नॉट बाई डी होगा। अब प्रश्न ये उठता है, कि वो उस ई की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, है ना, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो कैसा होगा, तो इसकी वैल्यू वी नॉट अपॉन कितना हो जाएगा भैया, पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल तो एक जैसा रहेगा, भी अपॉन होगा, ये भी अपॉन हाउ मच, भी अपॉन हाउ मच, ई नॉट बाई डी, ई नॉट डी, बी नॉट पोटेंशियल। इसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। यहाँ का पोटेंशियल क्या बनेगा, ये तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ का तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ का तो हम लोग बता सकते हैं जब डायलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर नहीं डाला है ना। तो इसका तो हम लोग अभी इस तरीके से नहीं बताएंगे। बता कैसे सकते हैं, ज़रा समझिएगा। तो ये तो हम लोगों ने निकाला, जब डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डालेंगे तो ई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई डी होगा, और यहाँ के पोटेंशियल के, यहाँ पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने का बनेगा वो हम लोग देखना चाहेंगे। क्या कि इसके जैसे ही डायलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के साथ ही इसके अंदर का पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, करेक्ट है ना। सो फाइनल पोटेंशियल कितना बनेगा, ई नॉट अपॉन वी नॉट पोटेंशियल व्हेन, ये कब हम लोग रहे, व्हेन नो मीडियम इज इंसर्टेड या नो डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, नो डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, कोई डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर हम लोगों ने नहीं डाला है, तब की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस 3/4D इज इंसर्टेड, अगर इंसर्ट करते हैं तो भी, अब मान के चले कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी है, तो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से चलते हैं। दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो अब यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर के जब चलेंगे, तो वो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज 3/4 डिस्टेंस, 3/4D जो है सो ट्रेवल करेगा वो डायलेक्ट्रिक मीडियम में, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और रेस्ट ट्रेवल करेगा वो कितना, D/4 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किस में, वो वैक्यूम में या एयर में, है ना। तो भी सबसे पहले हम लोग देख ले ED, V इजकल टू ED हो जाएगा, V इजकल टू EX, यहाँ से देखिए ना, हाँ, तो V इजकल टू ED हो जाएगा, यानी E नॉट इंटू डी। तो कितना डिस्टेंस बचता है, कितने डिस्टेंस तक वो जो है सो कितने डिस्टेंस तक वो वैक्यूम में ट्रेवल करेगा, तो ये D/4 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। और बाकी किस में ट्रेवल करेगा, बाकी ट्रेवल करेगा ये आपका डायलेक्ट्रिक स्लैब में। तो ऐसे में ये E इंटू हाउ मच डिस्टेंस, 3/4D, है ना, 3/4D। अब एक बात को जाने कि हम लोग कॉमन कर सकते हैं D/4 को E नॉट प्लस 3E, तो ठीक है। अब एक बात, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे ही डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय हम कह सकते हैं कि E की वैल्यू E नॉट बाई K होगा, E नॉट बाई K होगा। क्यों होगा E नॉट बाई K, E नॉट बाई K होगा, क्यों होगा, तो जरा देखिए, कोई फील्ड नहीं होता है तो E के एक्सप्रेशन में क्या आता है, 1/4 पाई E नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ऐसा रहता है, R² रहता है। और जब
इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो 1/4πε0 Q/r r स्क्वायर रहता है, K आ जाता है यहाँ पर, है ना। अगर पैरेलल प्लेट के हिसाब से देखते हैं तो E = σ/ε0 E0 की वैल्यू और E की वैल्यू σ/ε0 की। तो किसी भी रिलेशन में अगर आप देखें तो ये चीज़ हो जाता है E0, तो यानी कि E0/K होगा, और ये चीज़ हो जाएगा आपका K को छोड़ के बाकी E0, तो E = E0/K इन एनी सेंस, कभी भी, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को या पॉइंट चार्ज हो या कुछ भी। तो ये जनरल रिलेशन बन जाता है। अगर K डायलेक्ट्रिक मीडियम उस जगह पर प्रेजेंट होगा तो E की वैल्यू E0K हो जाएगी, E0/K हो जाएगा। मतलब तो E0 E0 क्या K, तो E0 को भी कॉमन कर सकते हैं, तो E0D/4 है ना, 1 + 3/K ऐसा बन जाएगा, है ना। तो E0D को क्या लिख सकते हैं, E0D को क्या लिख सकते हैं, E0 × D को क्या लिखा जा सकता है। E0D को हम लोग E0 = V0/D, यहाँ देख लें E0 = V0/D है, तो E0 × D को V0 लिख सकते हैं। तो E0D को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, V0, तो V = V0/4, इसको 1 + 3/K V0/4 K + 3/K, ठीक है, K + 3/K ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कैपेसिटी की। तो कैपेसिटी हो जाएगा Q0/V, वेयर Q0 टोटल चार्ज प्रेजेंट, टोटल चार्ज प्रेजेंट, इस पर टोटल चार्ज प्रेजेंट, है ना, टोटल चार्ज प्रेजेंट। ऐसे में अब V की वैल्यू को यहाँ डाल दें तो Q0 V0/4K 4K को ऊपर ले जाइए, K + 3, ये सब थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर लिए, K + 3 V0 × K + 3 V0 × K + 3 नीचे रह गया, बाकी 4K ऊपर चला गया। अब ये एक चीज़ देखिए, इसको थोड़ा रीअरेंज करके अगर लिखा जाए तो ये 4K/K + 3 × Q0/V0 होगा। ये चीज़ क्या, जब आपने कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर E0 की वैल्यू V0 होगा, है ना, जब कोई स्लैब नहीं डाले रहेंगे E0 की वैल्यू V0/D होगा, उस समय इसकी कैपेसिटी C0 कितनी रही होगी, तो वो रहा होगा Q0/ कितना V0, वो रहा होगा Q0/V0। ऐसे सिचुएशन में इस Q0/V0 को अपन लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं C0। मतलब नया कैपेसिटी 4/K/K + 3 × C0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इस न्यूमेरिकल की, लेकिन चलिए मैं आपको एक और एक्सप्रेशन, इसको हटा करके एक एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन दे देता हूँ, उस पर रख करके आप कभी भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ एक डेरिवेशन में दिखाता हूँ, जिसमें आप जो है सो उसको क्या कर पाएंगे, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को देख पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लीजिए, ठीक वही फिगर होगा, फिगर वही होगा, है ना। जनरल एक्सप्रेशन दे देते हैं ताकि वो ऐसे भी एक डेरिवेशन हो जाएगा, और बाकी किसी कॉम्पिटिटिव सेक्शन में अगर यदि बात आती है तो सीधे फार्मूला में डालिए। ये T थिकनेस है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D है ना, और A इसका एरिया होगा, वगैरह वगैरह जो कुछ भी होगा सो होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली पहले हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E/K होगा। K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडियम, उस पर T थिकनेस का हमने डाल दिया है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस B प्लेट से A प्लेट तक होगा, V दैट इज VA - VB जो हम लोग ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D - T, और थिकनेस वाला कितना होगा, तो ये,
तो आपका E बाई के इंटू टी एक होगा और एक हो जाएगा E इंटू डी माइनस टी, E इंटू डी माइनस टी, यही होगा ना। T थिकनेस है किसका, वो डाइलेक्ट्रिक का, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बन रहा है, तो D माइनस टी। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, E को कॉमन, है ना, तो T बाई के प्लस D माइनस टी, देखिए हम इसको और सिंप्लीफाई करने वाले हैं। D माइनस टी प्लस T बाई के, ठीक, इसमें से माइनस टी कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन के, ये आएगा, ठीक है। ओके, चलिए, और E की वैल्यू होगी कितनी, E की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू हम लोग डाल दें इसमें कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो V की वैल्यू फाइनली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के, ये आएगा। नाउ कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो कितना हो जाता है, Q बाई वी, Q इज द प्रेजेंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, है ना, जो चार्ज प्रेजेंट है उसको, और Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए होगा, ए एरिया हो जाएगा बाई भी, तो सिग्मा ए बाई, अब इसको पूरा लिखिए, सिग्मा D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन नॉट रखिए, पहले क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, जिसमें हम लोग किसी को भी फिट कर सकते हैं। हम लोग विदाउट डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, इन ये तीनों फॉर्मूला इसमें से आकर के इंक्लूड हो जाता है। आप देख लीजिए, है ना, पहला कंडीशन अगर आप लेते हैं नो डाइलेक्ट्रिक अगर लेते हैं तो T की वैल्यू 0 होगी, T की वैल्यू 0 होगी तो जरा देख ले, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जा रहा है, कोई दिक्कत, ऐसा ही था ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। और अगर यदि बात करते हैं कंप्लीटली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक, जरा कैमरा देखिए कहाँ तक है, डाइलेक्ट्रिक चलिए आ तो रहा है ना, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर है तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कंप्लीटली फील्ड, इसका मतलब होगा कि D बराबर टी या T बराबर डी लिखिए, T बराबर डी लिखिए, सेंस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ये जब दोनों इसको T के बदले D लिखिएगा तो कट आकर के आप जो देखिएगा वो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी आ जाएगा। रख करके देख लीजिए, चेक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। माने बाकी दो फॉर्मूला इसमें एक बाकी ये तो है। अब जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमारा था ना, अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। माने एग्जाम्पल 2.5 को अब बिना उसको लगाए सीधे इस फॉर्मूले को लगा करके हम लोग ये जो फॉर्मूला था ये इसमें डालते हैं। जरा देखिए तो T इक्वल टू 3D/4 हुआ, रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट ए टी
3/4d है ना, 1 - 1/k। तो जरा देखिए तो क्या हुआ, C एप्सिलॉन नॉट A d - 3d/4 प्लस कितना 3d/4k, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो ये d/4 बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A ये बचा d/4, ठीक है, प्लस 3d/4k। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट A और ये 4 एलसीएम हो गया, के एलसीएम के चला जाएगा ऊपर, के एलसीएम हो जाएगा d/4 है ना, d/4 को कॉमन कर सकते हैं। काम कीजिए d/4 को कॉमन कर लीजिए, d/4 को कॉमन कर लीजिए तो 1 + 3/k आ गया। तो C की वैल्यू 4k + 3, 4 के ऊपर है ना, और 4 के ऊपर बाई k + 3 और k भी ऊपर गया है ना जी, 4k बाई k + 3, ठीक है, k + 3 और इधर मिलाइए एप्सिलॉन नॉट A/d, और यही एप्सिलॉन नॉट बाई डी C0 हो रहा था। तो 4k/k + 3 ये C0। इस फार्मूला से भी क्या हो रहा है, डायरेक्ट हम लोग निकाल दे रहे हैं। लास्ट वाली लाइन थोड़ी कटी है, इस लास्ट वाली लाइन को हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, है ना। C = 4k/k + 3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी को हम लोग कह सकते हैं C0। यही एक्सप्रेशन था, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़े कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिंगल सर्किट, सिंगल क्लोज सर्किट के अंदर मल्टीपल डिवाइस, है ना। सिंगल क्लोज सर्किट के अंदर मल्टीपल डिवाइस अगर रहा है तो वो सीरीज हो जाता है, ठीक है। और पैरेलल हो जाता है ना, इंडिविजुअल सर्किट हर इंडिविजुअल क्लोज सर्किट ऑफ ईच डिवाइस, हर डिवाइस का इंडिविजुअल क्लोज सर्किट होगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पर हम लोग आते हैं। We are taking 3 capacitors, each of capacity respectively C1, C2 and C3। लिखना है, जो बोल रहे हैं लिखिए, नहीं लिखने का मन कर रहा है मत लिखिए, ठीक है। इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2 और इसकी कैपेसिटी C3, ठीक है। और ये हमने कनेक्ट कर दिया सेल से। किससे कनेक्ट कर दिया, सेल से। इस पर इसने सेल से लिया पॉजिटिव चार्ज, इंड्यूस हो गया नेगेटिव चार्ज, और इसके निगेटिव होने के कारण यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर इसके कारण यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर इसके कारण यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सेल कितना हो जाएगा, सेल से इसने चार्ज लिया कितना, हाउ मच चार्ज हैज़ बीन withdrawn। तो टोटल चार्ज withdrawn फ्रॉम सेल, ये हमारा क्यों ही होगा। और इस पर भी क्यू चार्ज, इस पर भी क्यू चार्ज, इस पर भी क्यू चार्ज, और टोटल चार्ज ऑन द सेल भी क्यू ही है, क्योंकि सेल से इसने प्लस क्यू लिया, इसका ये तो जीरो चार्ज है। देखिए जोड़ के देख लीजिए,
प्लस माइनस जीरो, ये भी देखिए प्लस माइनस जीरो। इंडिविजुअली अगर इस पर कहेंगे तो कहेंगे क्यू चार्ज है ना, इस पर कहेंगे तो क्यू चार्ज है, इस पर भी इंडिविजुअली क्यू चार्ज है, लेकिन टोटल चार्ज की बात करेंगे तो फिर से क्यू हो जाएगा। टोटल चार्ज विथड्रॉन फ्रॉम द सेल इज क्यू एंड चार्ज ऑन ईच इज क्यू। इसमें चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, क्या बटेगा, ये V इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द सेल। सेल ने अगर V पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इस एंड से इस एंड तक, तो ये बट जाएगा, पहले में V1 में, दूसरे में V2 में, तीसरे में V3 में। और रिजल्ट क्या है कि V की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस एल्जेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ऐसे में हम लोग B की वैल्यू V1 V2 V3 लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, C1 कैपेसिटी Q चार्ज रखा है, V1 वोल्टेज है, C2 कितना है, Q चार्ज रखा है, V2 वोल्टेज है, C3 कितना है, Q चार्ज उसके ऊपर है, V3 पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे में V1 जो होगा Q बाई C1 होगा, V2 जो होगा वो Q बाई C2 होगा, V3 जो होगा वो Q बाई C3 होगा। इसको पुट कर दिया जाए तो V की वैल्यू V1 Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। ठीक, चलिए अब नाउ इफ C इज द कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन मान के चलें कि ये C है जो है, तो C की वैल्यू टोटल चार्ज कितना रखा है, कॉम्बिनेशन Q, और टोटल सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है कितना V। तो यहाँ से हम V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q बाई C को यहाँ डालिए, Q बाई C इजकल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q कॉमन होकर हट जाएगा, 1 अपॉन C इजकल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। करेक्ट। तो ये बन जाता है फाइनल एक्सप्रेशन किसके लिए, ये फाइनल एक्सप्रेशन बन जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर के लिए। एक चीज गौर करने वाली बात है, जरा गौर कीजिएगा। मान लीजिए 2 म्यू एफ और 4 म्यू एफ और 8 म्यू एफ की कैपेसिटी का 3 कैपेसिटर हो, तो जरा गौर कीजिएगा। अगर उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में आप डालते हैं तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसा है, एलसीएम इसका 8 आ जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 6 6 1 7 7/8, 1/C 7/8, तो C की वैल्यू 8/7, 1 पॉइंट समथिंग, 1.1 4 समथिंग। आप जरा गौर कर रहे हैं, 2 4 8 को जोड़ने पर इन सीरीज इसका फाइनल कॉम्बिनेशन कितना का आ रहा है, 1.14, जो सबसे कम है उससे भी कम। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को, तो फाइनल कैपेसिटी लोएस्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी से कम हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा माय लॉर्ड, है ना। और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा और चार्ज सेम होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। और फाइनल कैपेसिटी लोएस्ट कैपेसिटर के कैपेसिटी से भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब इससे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उस जगह पर ये काम करेगा, जिसमें ये 3 पॉइंट आएंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, अलजेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फाइनल कैपेसिटी लोएस्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी से कम हो जाएगा। ये 3 पॉइंट हमेशा से सीरीज कॉम्बिनेशन में आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी हमने क्या बतलाया, इंडिविजुअल जो भी डिवाइस होगा उसका पर्सनल क्लोज सर्किट होगा, है ना, क्लोज सर्किट
सिंगल डिवाइस इन ईच क्लोज सर्किट। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ये देखिए, अगर यदि C1 की बात करते हैं, इसकी एक अपनी क्लोज सर्किट है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। C2 की अगर बात करते हैं, इसकी अपनी क्लोज सर्किट है, और C3 की बात करते हैं तो इसकी भी अपनी क्लोज सर्किट है। बाकी दोनों से कुछ लेना देना तीसरे को नहीं है। ओके, क्या कांस्टेंट रह जाएगा? V का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, तो यहाँ से A से B एंड तक का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है C1 पर भी, C2 में भी, C3। V रिमेन्स सेम, V रिमेन्स सेम फॉर ईच कैपेसिटर as well as for the combination, है ना? कॉम्बिनेशन के लिए भी वही रह जाएगा, है ना? चलिए, अब डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? सपोज दैट इसने Q चार्ज को विड्रॉ किया, Q चार्ज को सेल से विड्रॉ किया होगा। कुछ चार्ज इधर गया होगा Q1, कुछ चार्ज Q2 इधर गया होगा, कुछ चार्ज Q3 इधर करंट फॉर्म में गया होगा। I डिस्ट्रीब्यूट होता है I1 I2 I3, यही I1 I2 I3 टी टाइम के अंदर I1 इक्वल टू Q1 बाई टी होगा, तो Q1 इक्वल टू I1 टी होगा, है ना? इसी Q1 को I1 टी लिख सकते हैं। इसी तरह से Q2 हमारा क्या होगा? I2 टी होगा। इसी तरह से Q3 हमारा क्या होगा? I3 टी होगा, है ना? तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने Q1 Q2 Q3 लिखा है। चार्ज करंट को नहीं, चार्ज माने चार्ज जो चला जाएगा, यानी C1 पर प्रेजेंट चार्ज कितना होगा? C1 पर प्रेजेंट चार्ज ये मान करके चले Q1, C2 पर प्रेजेंट चार्ज कितना मान के चले? C2 पर प्रेजेंट चार्ज मान के चले Q3, ठीक है? तो Q1, Q2 and Q3 are the charges on C1, C2 and C3 respectively, ठीक है? ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ है यहाँ? इसमें डिस्ट्रीब्यूट एल्जेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का। उसमें किसका हुआ था? पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद रखिए, है ना? ओके, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब जरा देखा जाए, C1 इक्वल टू Q1 बाई भी होगा, C2 इक्वल टू Q2 बाई भी होगा, C3 इक्वल टू Q3 बाई भी होगा। तो Q1 इक्वल टू C1 भी, Q2 इक्वल टू C2 भी, Q3 इक्वल टू C3 भी, चूँकि Q1 Q2 Q3 पता है ना? तो टोटल चार्ज Q ड्रॉन जो होगा वो C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी हो जाएगा। इफ CB कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन अगर मान करके चलते हैं, तो टोटल चार्ज Q की वैल्यू C भी हो जाएगा। या पहले C से देखिए, C की वैल्यू Q बाई भी होगी, Q इक्वल टू C भी होगा। डाल दीजिए यहाँ, तो CB इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी कॉमन होकर दोनों साइड से कैंसिल होगा, C1 C2 प्लस C3। अब जरा सा सेम क्वेश्चन को जो पिछले में लिए थे, एक 2 माइक्रोफराड का, एक 4 माइक्रोफराड का और एक 8 माइक्रोफराड का C1 C2 और C3 जो आपने लिया था, तो C की वैल्यू 2 प्लस 4 प्लस 8 2 10 प्लस 14 माइक्रोफराड बढ़ गया। कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अब बढ़ेगी। जब एल्जेब्रिक सम होगा सीधा सीधा तो बढ़ना है, इसमें कहाँ कोई दो रहा है ना? तो जो सबसे बड़ा होगा उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, ये बात तय है इसमें। तो इसमें 3 पॉइंट, पोटेंशियल सेम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट एंड फाइनल कैपेसिटी जो लार्जेस्ट होगा उससे भी बड़ा हो जाएगा, है ना? ये 3 पॉइंट याद रखें। इससे संदर्भ में अब हम लोग आगे बढ़ें, शायद एक आध न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के अंदर मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या करेंगे देख। एग्जाम्पल 2.1, एक
पिछला एग्जाम्पल 2.5 नहीं 2.8 रहा, 2.9 है ना। पिछला 2.5 बाई मिस्टेक लिख गए थे, वो एग्जाम्पल 2.8 था जो पीछे न्यूमेरिकल लगाए थे ना वो। हाँ, तो एग्जाम्पल 2.9 में एक फिगर है आपका, है ना, और उस फिगर में कैपेसिटर्स प्रोवाइडेड हैं, और ईच ऑफ 10 माइक्रोफैराड, कुछ कॉम्बिनेशन इस टाइप का है। देखा जाए ठीक, इसके बीच में भी इसने एक दे दिया है, ये सब 10 माइक्रोफैराड का, सब 10 माइक्रोफैराड का। एक तो बात यह है कि जितना क्यू इस पर होगा उतना ही क्यू इस पर होगा उतना ही क्यू, चूंकि ये सीरीज में आ गया और ये इसके साथ पैरेलल में चला गया, और ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 500 वोल्ट का, और ये भी 10 म्यू एफ का है, ये भी 10 म्यू एफ का है, और ये भी 10 म्यू एफ का है, और ये भी 10 ही म्यू एफ का है। चार्ज इन तीनों पर तो सेम होगा चूंकि सीरीज में है, लेकिन ये इसके साथ पैरेलल बन जा रहा है। देखिए ना यहाँ से ये तीनों एक साथ, है ना, एक सिंगल सर्किट, ये जो सर्किट कंप्लीट हो रही है इस कंप्लीट में ये तीनों एक जुड़े हुए हैं, तो ये सीरीज में चले गए, और ये इसके साथ पैरेलल, चूंकि ये इसका अपना खुद का एक सर्किट हो गया। इस पर अगर क्यू चार्ज है तो इस पर अलग चार्ज हो जाएगा, क्यू डैश चार्ज हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसको हम C1 कह लें, C2 कह लें, इसको C3 कह लें, इसको कह लेते हैं C4, है ना। तो हम आते हैं इसके लिए पहले फॉर C1, C2 एंड C3, ये सीरीज में है, तो क्या आना चाहिए, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के हिसाब से चलते हैं। 1/10, 1/10, 1/10, 3/10, 3/10। तो C की वैल्यू, मतलब C कौन सा C, हाँ C, चलिए C कह लेते हैं, हाँ C की वैल्यू 10/3, ये 10/3 हो गया। तो अब जरा सा इस चीज़ को हम लोग ऐसे कुछ देखेंगे कि ये 10 माइक्रोफैराड का यहाँ है, और इस पूरे को 1 मान के चले, और उसको कितना मान के चले, 10 माइक्रोफैराड, 10/3, ये तीनों मिला करके 10/3, ठीक है। अब इस सर्किट को इतना पूरा नहीं देख करके सिर्फ इतना हम देख रहे हैं, और इतना देख रहे हैं कि एक 10 यहाँ है, अब बाकी 10/3 है, ठीक है। तो फॉर C4 एंड C, हाँ फॉर C4 एंड C, फर्स्ट डैश C डैश ले लेते हैं इसको, चलिए फर्स्ट C डैश, तो इसमें कॉम्बिनेशन में C डबल डैश जाएगा, C डैश प्लस C4 सीधे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ जाता है। तो 10/3 प्लस 10 दैट इज 30 प्लस 40, 40/3, तो C डबल डैश 40/3, इसको C ही कह सकते हैं। फाइनल कैपेसिटी कितनी हो रही है, 40/3 इज द फाइनल कैपेसिटी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी तो ये हो गई, है ना। अब इसमें ये भी पूछ रहा है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो ही तरीके से होगा, एक Q1 इधर हो जाएगा, एक Q इधर हो जाएगा, Q1 इधर हो जाएगा और Q इधर हो जाएगा, दो ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, Q1 और Q, यही Q जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 यही सेम बन जाएगा, Q1 और Q ही होगा, है ना। चलो इसको Q2 ले लो यार, तो थोड़ा सा सिंपल है, Q1 Q2 ले लो, तो टोटल चार्ज Q मान के चले, ठीक है, टोटल चार्ज Q मान के चले। तो लेट Q बी टोटल चार्ज विदड्रॉन, अगर टोटल चार्ज विदड्रॉन Q है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कैपेसिटी C इस Q/V होगा। C का वैल्यू कह रहा है 40/3 माइक्रोफैराड, है ना, और Q की वैल्यू कितनी हो रही है, Q ही तो निकालना है, अब V कह रहा है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट, ओके। 40/3 माइक्रोफैराड, 500 को इधर ले आइए, Q की वैल्यू 40/3 इंटू 500, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶,
कूलम्ब, है ना। माइक्रो लगा हुआ है, 10 की पावर -6 आएगा ही आएगा। तो Q की वैल्यू देखा जाए 5 चौके 20, 2 0 3 0 4 0 हो जाएगा। तो 2 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर -6/3, तो 2/3 हुआ, 10 की पावर -2 हुआ, तो 2/3 का मतलब हो जाएगा 0.66 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम्ब। इसको 6.6 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम्ब, ऐसा टोटल चार्ज हम लेकर के चल सकते हैं। ओके, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी के हिसाब से होगा। इसका 10 है, इसका 10/3 है, 10 है, इसका 10/3, तो 2:1, 10 है 10/3, है ना, 10 और 10/3 है। ओके, तो Q1 कितना होगा, Q1 कितना होगा, Q1 मतलब इस पर जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, C4V। C4 कितना है 10, C4 कितना है 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड। वोल्टेज कितना है 500 का। तो मैंने टोटल चार्ज क्यों निकाला भैया, क्या जरूरत था टोटल चार्ज निकालने में, मांगा था क्या, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऐसा। हाँ, मैं क्यों निकाल दिया, ये तो यहीं से निकल जाता Q1 की वैल्यू। ओके, Q2 भी निकल जाता, Q2 भी निकल जाता। ओके, चल निकाल दिया तो निकाल दी। 10 की पावर -6 और मल्टीप्लाई 10 5 5 5 5 3 0, 5 पर 3 0, 10 की पावर 3 ये हो जाएगा, और माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 हो जाएगा। वोल्ट का मतलब अब कूलम्ब हो जाएगा, F इंटू वोल्ट जो होगा कूलम्ब हो जाएगा। और ये 10 की पावर -3 तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम्ब हो जाएगा Q1। अब Q2 कितना होगा, Q2 कितना होगा, तो Q2 अगर निकालने के लिए चलेंगे तो Q2 किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। 10-10 तो तीनों है ही, है ना, 10-10 तो तीनों है ही। हाँ हाँ, 10/3, 10/3 13.3, 1.7 इंटू 3 कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन Q2, टोटल कॉम्बिनेशन, है ना। C डैश से निकालेंगे ना भैया, Q2 को निकालेंगे C डैश इंटू कितना V से, तो Q2 निकालेंगे C डैश अपॉन V से। ए सुन भाई, Q2 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 CV, क्या हम 10 इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ज को निकालने के लिए? नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे Q2 निकालने के लिए चले, Q2 यहाँ भी चार्ज है, यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस 500 तो नहीं, ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता ना। यहाँ से 500 है तो यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ V1 लेना पड़ता। तो V1 तो निकाले नहीं है, V2 निकाले नहीं है, V3 निकाले हैं नहीं है, तो यहाँ से अगर Q2 निकालना होता तो यहाँ से पहले हमको V1 निकालना पड़ता, तब हम लोग जाकर के 10 का इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसीलिए हमने Q2 ले लिया, किससे, टोटल कॉम्बिनेशन से। अब भी पता है 500, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है कॉम्बिनेशन की, C डैश की 10/3 इंटू 10/3 माइक्रोफैराड है ना, माइक्रोफैराड है। और वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज कितना है 500 का, ये 500 का है। अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए चलेंगे तो हम लोग को दूसरा स्पेस लेना पड़ेगा, है ना, वोल्ट। तो ऐसे में हम लोग का बच रहा है क्या, वोल्ट। तो ये Q2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये 1.66
है ना, इंटू 10⁻³ कूलाम आ जाएगा। कैमरे में है नहीं है, कट रहा है। तो Q2 की वैल्यू यहाँ देख लीजिए 1.66 इंटू 10⁻³ कूलाम आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की कहानी इतना ही रहने देते हैं। हमको लाइन इजाज़त नहीं दे रहा है कि आगे हम बढ़ा सकें, कि ऐसे में हम लोग यहाँ रहने देते हैं। और नेक्स्ट जो है सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वगैरह वगैरह और भी कुछ न्यूमेरिकल जो है सो कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, धन्यवाद।